Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you're all doing great. So, we are discussing redox reaction in our classes, and we have discussed various topics in this chapter. I guess this is the last topic we are discussing in redox reaction. So, go through these lectures and learn these with great conscious and practice questions on these. So, before discussing today's topic, we all know that what is redox reaction. I have told you redox reaction, a reaction in which both oxidation and reductions happen simultaneously, are called redox reaction. Today is a new term. We are introducing titrations to you. So basically, titration. We are talking today about titration. So it's the method it's an experimental method we used to do in our labs. So if God permits, we will once again shift to the offline mode and we will try to do titration in our labs. So basically titration क्या होता है, आप लोगों को अगर इंट्रोड्यूस करें, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन सोल्यूशन का हम स्ट्रेंथ निकालते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है उसका. तो टाइट्रेशन करने के लिए हमारे पास मेनली हमारे पास एक एसिड होता है और एक बेस होता है. टाइट्रेशन का थोड़ा एक्सपेरिमेंटल जो ओवरव्यू देते हैं आप लोगों को. तो टाइट्रेशन मेनली हम किस लिए करते हैं कि किसी भी अननोन हमारे पास सोल्यूशन का हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं, स्ट्रेंथ. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टाइट्रेशन के लिए मेनली यहाँ पर एक एसिड होता है, एक बेस होता है. या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस होगा वीक एसिड होगा, या कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा मतलब दोनों वीक हो, ऐसा कभी नहीं होता. तो बेसिकली थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर रहे हैं हम. तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हमारे पास एक ब्यूरेट होता है. आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा कुछ इस तरह का ब्यूरेट होता है आपके पास. सॉरी थोड़ा टीढ़ा हो गया, एक मिनट. हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है ब्यूरेट कुछ इस तरह से. ये एक ब्यूरेट है, मान लो लगभग 50 ml का ब्यूरेट होता है मैक्सिमम. और ब्यूरेट के ऊपर यहाँ एक बीप फॉग लगा होता है जिससे हम कंट्रोल कर सकें कि कितना फ्लो है. और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एंड पॉइंट. तो इसमें हम क्या भरते हैं, मेनली हम इसमें एसिड भरते हैं, एसिड को भर देते हैं. ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड से ऐसे टांग देते हैं, वहाँ पे इसमें हमें यहाँ पे एसिड रखते हैं. और नीचे एसिड के नीचे हम बेस रखते हैं. बेस हम मेनली कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं. आप जैसे भी कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हो, 250 ml, या जैसे भी आप बीकर में भी कर सकते हो. मेनली कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और इसमें हम बेस लेते हैं, थोड़ा बहुत बेस, 10 ml 20 ml, 10 ml टाइप का बेस. और इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम कुछ इंडिकेटर ऐड करते हैं. टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मेनली इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एंड पॉइंट को डिटेक्ट करें. इंडिकेटर जैसे गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है सेम. तो इंडिकेटर क्या होता है, मेनली ये हमें एंड पॉइंट दिखाएगा कि हमारा रिएक्शन न्यूट्रलाइज कब हो रहा है या बैलेंस कब हुआ हमारा रिएक्शन. इक्विलिब्रियम जब आएगा तब हमें न्यूट्रलाइज. अब इंडिकेटर की वजह से क्या होगा कि कलर हमारा जो चेंज हो जाता है. मेनली एसिड बेस सोल्यूशंस में या एसिड बेस रिएक्शन में, इसमें भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है, मतलब एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है. तो इसमें हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा जो बेस का कलर है वो हल्का पिंक टाइप का हो जाता है. पिंकिश, थोड़ा थोड़ा पिंकिश जब हो जाए तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो दो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो गया. तो ये था बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है. अब यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन. टाइट्रेशन के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है. तो हमने आपको यहाँ पे टाइट्रेशन थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है. और यहाँ पे जितना मैंने थ्योरी लिखा है वो मेनली जो थ्योरी है वो इसी के बेसिस पे जो हमने बताया वही थ्योरी आपको यहाँ मैंने लिखा है.
कुछ हमारे पास ऐसे सोल्यूशंस भी होते हैं टाइट्रेशन के टाइम पे जो सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं या सेल्फ इंडिकेटिंग होता है। जैसे हमारे पास KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट खुद इतना मतलब पर्पल कलर का होता है मेनली। वो ये कलर मतलब इसमें जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम जब टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो इस टाइप ऑफ टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये KMnO4 खुद एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है और एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में हमें मदद देता है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिख के बताते हैं जो हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का एक रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस मतलब NH3 हमारे पास एक वीक बेस है। ठीक, ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो NH4 अमोनिया और क्लोरीन माइनस। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। जैसे आप लोगों को हमने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। यहाँ पे आप वो लॉजिक्स लगा के ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे इस स्पेसिफिक जो हमारे पास एसिड बेस है, इसमें हम जो एसिड है HCl को हम ब्यूरेट में डालेंगे, अमोनिया को हम कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे, और जब इसको टाइट्रेट कर रहे होंगे तो हम अमोनिया में कुछ इंडिकेटर्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ इंडिकेटर्स के नाम यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं मेनली, रिडॉक्स इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर्स में फिनोल्फ्थालीन। स्ट्रक्चर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट नाम याद लो। फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम एसिड बेस रिएक्शंस में हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द एंड पॉइंट्स। जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हम तब कहते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, जब कहीं किसी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा हो तब हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जब कोई रिडक्शन का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तब हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक रिएक्शन में देख लो आप कि यहाँ पे जिंक है प्लस कॉपर आयन है, ये रिएक्शन होता है, O2 प्लस आयन देता है और कॉपर देता है। अब यहाँ पे देखो जिंक हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, 2+ चार्ज है मतलब लूज कर दिया, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन कॉपर का Cu2+ था, आयन था, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, और यहाँ पे कॉपर का स्पेसिफिक जब हम वो देखते हैं कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है। अब हम इस स्पेसिफिक रिएक्शन से हम ये पता करेंगे कि चार्ज फ्लो कैसे होता है। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो क्या करते थे कि पहले क्या करते थे कि जिस जिंक को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर देते थे, जब जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम जब डिप करते थे, मतलब डिप करना मतलब जिंक का कोई आपके पास शीट है, हमारा प्लेट मान लो जिंक प्लेट है, वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप डिप करते थे, तो आपको यहाँ दिखता था कि यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ कॉपर का रिडक्शन होता है। तो इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता था वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता था, जिसके थ्रू हम ज़्यादा पता नहीं कर सकते थे कि हीट मतलब चार्जेस फ्लो कैसे हो रहे हैं। तो इसी को मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेक्निक पता कर रहे हैं, जिससे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक दो कंटेनर्स लेते हैं, मान लो 2 कंटेनर्स, एक में हम कॉपर लेते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, दूसरे में हम जिंक लेते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। अब इन रिएक्शन को मतलब यहाँ पे जिंक और कॉपर का यहाँ पे थिन शीट्स हैं, मतलब प्लेट्स हैं मान लो। तो ये जब यहाँ पे बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स मिल जाते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक, जैसे कि कॉपर का आपको यहाँ रिडक्शन हो जाता है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेम इसी केस में जब ये रिएक्शन फिजिबल हुआ, ये रिएक्शन हुआ, तब इस रिएक्शन में आपका कॉपर जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिंक क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल कहते हैं। जब हमने एक में जिंक ले लिया, दूसरे में कॉपर ले लिया,
और जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, दूसरे को हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। इस दोनों रिएक्शन को जब कंबाइन करते हैं तो हम इसको कहते हैं रिडॉक्स कपल। अब यहाँ पे हम चार्ज फ्लो देखने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है मेनली? व्हीटस्टोन ब्रिज एक हमारे पास कनेक्टिंग मीडियम होता है जिससे सिर्फ चार्ज फ्लो होता है विदाउट मिक्सिंग दीज टू सोल्यूशंस। ये दो सोल्यूशन बिना मिक्स किए हम चार्ज के फ्लो को देख सकते हैं, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है मेनली वो किस चीज़ का बना होता है आपको, वो मेनली पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है और अमोनियम नाइट्राइड का नहीं, अमोनियम नाइट्राइड का बना होता है मेनली जो व्हीटस्टोन ब्रिज है। बाद में इसको हम क्या करते हैं कि अगर सोल्यूशन में, अगर सोल्यूशन जैसे कि आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, अगर सोल्यूशन में इसको सॉलिडिफाई करते हैं हम, अगर सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसको सॉलिडिफाई करते हैं अगर सोल्यूशन में, और बाद में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको एक जेली की तरह यूज़ करते हैं, जेल की तरह। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें हमारे पास इस एक जेल टाइप का आपका एक सेमी सॉलिड टाइप का कुछ होता है जिसमें, जिसकी वजह से आपका जो होता है यही व्हीटस्टोन ब्रिज इन दोनों सॉल्यूशंस को हमारा कनेक्ट कर देता है। इसी कनेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो हो जाता है। यहाँ से मतलब विदाउट मिक्सिंग दिस टू सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट सोल्यूशन को बिना मिक्स किए हम यहाँ से चार्ज फ्लो को देख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं और एक स्विच मतलब वायर से जोड़ते हैं जिसके ऊपर आपका एक एमीटर होता है और एक स्विच भी होता है, जिससे मतलब एमीटर और स्विच होने का क्या है रीज़न, कि जिससे हम पता कर सके कि चार्ज फ्लो हो रहा है। जब हम विदाउट मतलब स्विच को ऑन नहीं करते हैं, मतलब विदाउट मतलब स्विच को ऑफ रखें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। जब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं या स्विच ऑन का हो जाता है तो हमें दिखता है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो जाता है। इसी चार्ज फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कि यहाँ पे जो हमारे पास मतलब हमारे पास कॉपर और जिंक का जो रॉड्स हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब इसी इलेक्ट्रोड्स की मतलब यहाँ से क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहते हैं। मेनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जिंक और हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इस में जब चार्ज फ्लो होने से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमारे पास क्या, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली हम यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। कहाँ से, मेटेलिक वायर से। पहले क्या होता था कि पहले अब जब हम हमारा जो इलेक्ट्रोड्स था वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जैसे कॉपर डिप था, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज फ्लो दिखता नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमने जब सेपरेट कर दिया तो उस वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि वायर के थ्रू जब हम वहाँ एमीटर रखते हैं वहाँ पे हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। उसी डिफ्लेक्शन के कारण हम कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। इंडिकेशन यही मिलता है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ, जिसके हमने सेपरेट कर दिया। और दूसरा क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, दूसरा ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम कि इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा उसके थ्रू हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। मतलब सॉल्ट ब्रिज के ही वजह से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और यहाँ पे हम इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे कॉपर का आपका पास रॉड है और जिंक रॉड है, जब इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब चार्ज होगा, तभी जाके यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया कि हमने मेजर किया कि ऑक्सीडेशन की वजह से या रिडक्शन की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। जैसे कि वो जिसमें हम पहले करते थे, जैसे कि जिंक सल्फेट और में हमने कॉपर डिप किया, उसमें डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता था कि डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो उसमें भी होता है। लेकिन इसमें हमने एमीटर लगा के देखा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ एमीटर की वजह से हमने ये कहा कि मेटेलिक वायर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जो पोटेंशियल हर किसी मतलब आपके पास जिंक है, आपके पास कॉपर है, आपके पास कॉपर है, जो पोटेंशियल इनसे मतलब इन्वॉल्व होगा या इनसे जो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इससे किसे डिनोट करते हैं, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं। अब हम किसी भी रिएक्शन में जब ई की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ई की वैल्यू जब माइनस में होगी तब हम कहते हैं नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। वाइल अगर ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको अगर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तब हम कहते हैं कि जो हमारा जो मेटल है वो कम मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, मतलब कम रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इस रिडॉक्स पोटेंशियल को जब हम मतलब ये कम है, नेगेटिव है, ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, कम है, तो उसको किस चीज़ से मेजर करते हैं? तो रेफरेंस में हम क्या रखते हैं, रेफरेंस में हम रखते हैं H+ से H2। जैसे ये इसका मतलब H+ से H2 मतलब ये रिएक्शन हो जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई की वैल्यू होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इसका वोल्ट जो होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है। इसी के बेसिस पे, इसी को रेफरेंस मान के हम बाकियों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब देखते हैं तो हमने जब किसी मतलब जैसे कि हमने कॉपर से कॉपर Cu2+ का देखा तो मेनली जहाँ पे अगर ई की वैल्यू अगर आपका नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा जो रिडॉक्स कपल है, जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वाइल अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम कहते हैं कि वो रिडॉक्स कपल हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ इसी टॉपिक से मेनली ये टॉपिक हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में लास्ट टॉपिक था। होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। So keep practicing these things in your notebooks and do ask me questions regarding these things. You can WhatsApp me directly or you can call me anytime. I will be available for you to discuss these things as far as I can. Thanks for the session and thanks for the time. Stay safe, stay healthy.